हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अभी तक पिछले सेशन में हमने बात करी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, एंड आई होप कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो सबको अच्छे से क्लियर कट समझ में आ गया होगा। बेसिकली नटशल में हमने क्या बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि कितना टाइम हमें लग रहा है किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि लूप कितने लगे हुए हैं किसी भी कोड में। मेजरली अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊं तो ये समरी हमें समझ में आई लास्ट सेशन के अंदर। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखेंगे, ट्राई करेंगे कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जिस तरह से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ट्राई किया था। ठीक है, तो फिर से मैं पीडीएफ की तरफ चलती हूँ ताकि मैं समझा सकूं आप लोगों को अच्छे से कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, whenever we used to talk about something called as स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल सा मतलब है कि मेरा कोड कितनी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द कोड। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम चेक कर रहे थे, टाइम कितने रिक्वायर्ड है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम चेक कर रहे हैं कि स्पेस कितना रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक तो होता है कि आपको ऑलरेडी एक एरे गिवन होगा जिसके अंदर, या कोई डेटा स्ट्रक्चर गिवन होगा जिसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, वो तो एक अलग फैक्टर हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है, अगर हम कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर रहे हैं, जहां पे मे बी हम आउटपुट को स्टोर कर रहे हैं, दैट इज समथिंग विच वी कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्पेस, जो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे मान लो आप बोल सकते हो कि मैं तो वेरिएबल को यूज कर रहा हूं, मैं किसी वेरिएबल को यूज कर रही हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इट इज नथिंग बट इज कांस्टेंट, बिग O ऑफ 1। उस केस में जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ऑन द अदर हैंड, मे बी आप किसी कंप्लीट एरे को यूज कर रहे हो आउटपुट को स्टोर करने के लिए। सो इफ यू आर यूजिंग एरे ऑफ मे बी साइज n, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? वहीं पर आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी? बिग O ऑफ n हो जाएगी। तो जहां पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट थी, वो कांस्टेंट से इंक्रीज होके n हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, आई होप। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन में गिवन है। मैं वापस से वहां जाती हूँ। ये मान लो आपको दे रखा है, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं हेलो नाम से, और उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड को, और फिर हम आउटपुट में क्या प्रिंट कर रहे हैं? उसी हेलो स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसका मतलब ये है कि मेरा कोड, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, मेरी मशीन इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, मीन्स आउटपुट देने के लिए कितनी एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रही है। आप बोलोगे कि मैं तो स्ट्रिंग ले रहा हूं एक हेलो, है ना, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा हूं, तो इट इज जस्ट यू कैन से वेरिएबल ऑफ क्लास स्ट्रिंग, राइट? सो दिस इज नथिंग बट इज अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टास्क। तो अगर मान लो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कोई क्लास मैंने लेती हूँ, मे बी डिस्प्ले नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन में मैं सिंपली क्या कर रही हूं, मे बी मैं एक सम नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, और उस सम में वैल्यू है 10, और उसके बाद में क्या करती हूं, मैं इस सम को प्रिंट करा देती हूँ, बोलती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर मैं डालती हूँ सम को। ठीक है, बस यही काम था इस डिस्प्ले फंक्शन का। डिस्प्ले फंक्शन का पर्पस क्या था? प्रिंट करना, टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। ठीक है, इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया? सम को डायरेक्टली डिस्प्ले करा दिया, जो कि वैल्यू क्या होगी? 10। इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में
Am I using any extra space? Yes, you can say that you are using extra space, जो कि सम वेरिएबल है, पर ये एक सिंपल वेरिएबल ही तो है जो कि एक मेमोरी स्पेस लेगा. तो इट्स जस्ट अ कांस्टेंट टाइम टास्क, सो इट इज नथिंग बट बिग O ऑफ 1. आई थिंक पुरानी वीडियो में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो में हमने पढ़ा है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उस तरीके से रिप्रेजेंट होगी जैसे कांस्टेंट टाइम होता है. तो बेसिकली दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो इस तरह से हम कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1. लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में कैसे करेंगे देखते हैं. अब यहां पे अगर आप देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन है कॉपी एरे करके. ठीक है, ओके, मैंने एक एरे बनाई कॉपी के नाम से, और अब मैं क्या कर रही हूं, मैं एक फोर लूप चला रही हूं जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, जो कि n-1 तक चलेगा, और मैं सारे एलिमेंट्स जो एरे में प्रेजेंट हैं उसको एक नई एरे बना के उसमें कॉपी कर रही हूं, और फाइनली मैं रिटर्न कर रही हूं उस कॉपी वाले एरे को. तो मतलब क्या हुआ इस चीज का, हमने क्या किया है इसमें, हम ये बोल रहे हैं कि मान लो एक एरे है जो कि ऑलरेडी एक एलिमेंट्स को स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल इट विल बी 2, 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है, ये मेरे पास एक एरे एर है और इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब मैं क्या कह रही हूं कि मैं इस कंप्लीट एरे को एक न्यू एरे में स्टोर करना चाहती हूं. आउटपुट में मैं एक न्यू एरे स्टोर कर रही हूं, न्यू एरे ले रही हूं. ठीक है, उस न्यू एरे में अगेन 6 स्पेस होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो इट इज नथिंग बट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो मैं क्या कर रही हूं, मैं सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर रही हूं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि वो स्कैन करे. सपोज ये मैंने एक न्यू एरे बनाई कॉपी के नाम से, मैं क्या कह रही हूं, आई की वैल्यू 0 से शुरू है, आई लेस देन n है, आई प्लस प्लस है, और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट एर ऑफ आई को उठाएगा और उसको कॉपी वाले एरे में, कॉपी ऑफ आई में डालता जाएगा. सिंपल राइट. अब यहां पे अगर आप देखो तो what we are doing, we are just copying all the elements, right? तो यहाँ पे हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि कितना एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं टू फाइनली रिटर्न दैट न्यू एरे दैट वी हैव बाय द नेम ऑफ कॉपी. कितना यूज कर रहे हैं, बिग O ऑफ n, राइट? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट इट्स अ लीनियर स्पेस complexity. It's a linear space complexity task, right? तो समझ में आ रहा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ, कि जब भी हम किसी आउटपुट को प्रिंट करवा रहे हैं उस टाइम पे कोड को एग्जीक्यूट करते हुए कितना एक्स्ट्रा स्पेस का हम यूज कर रहे हैं. बहुत सिंपल सी भाषा में यही आंसर है इसका. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं. लेट्स गो टू द थर्ड एग्जाम्पल. फिर हम एक नोट बनाएंगे. ठीक है, फाइनल नटशेल क्या समझा फ्रॉम द सेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. बट उससे पहले एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 भी निपटा लेते हैं. ठीक है जी, लेट्स ट्राई टू गो थ्रू अगेन द प्रेजेंटेशन पार्ट. एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कि जब तक n की वैल्यू 0 से छोटी है तो रिटर्न कर दे 0, अदरवाइज हम यहां पे एक रिकर्जन का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं. ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस. तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन बना हुआ है f ऑफ n. उस फंक्शन के अंदर मैं क्या कह रही हूं कि अगर मान लो इफ एट ऑल द वैल्यू ऑफ n, इफ सपोज द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर तो ये केस है तो सिंपली रिटर्न कर दो 0 को. ठीक है, अगर ये केस नहीं है तो रिटर्न कर दो, तो सिंपली रिटर्न कर दो
एफ ऑफ n माइनस वन प्लस n, ये हमारे पास कोड दे रखा है, या फिर आई थिंक उल्टा लिखा हुआ है, एक ही बात है वैसे तो, बट मैं वैसा ही लिख लेती हूं, n प्लस एफ ऑफ n माइनस वन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को? कंसीडर करते हैं कि n की वैल्यू 5 है, ठीक है, और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, यही तो होता है, और इसको एग्जीक्यूट करते हुए कितनी एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं, यही हमें चेक करना है, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस आउटपुट लाते हुए हम यूज कर पा रहे हैं। पहली चीज जो मुझे बतानी है यहाँ पे, ये जो मेथड है इसका नाम क्या है? एफ ऑफ एन। आप देख पा रहे हो यही सेम नाम मैं अंदर जब डेफिनेशन में डिफाइन कर रही हूं यूज कर रही हूं, है ना, बिल्कुल सेम। डिफरेंस क्या है कि जो पैरामीटर यहाँ पे n था वो यहाँ पर n माइनस वन है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। क्या मैं कह सकती हूँ दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट वी कैन सी। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिकर्जन। अगेन इसके बारे में एक सेपरेट मॉड्यूल आने वाला है अपकमिंग वीडियोस के अंदर, बट अभी के लिए इतना ही समझना काफी है। रिकर्जन का मतलब क्या होता है? रिकर्जन का मतलब होता है व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, व्हेन एनी function when any function calls itself, when any function calls itself, then we can say that this is the concept of something which we called as recursion। समझ में आता है? अब कैसे काम करता है ये? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास f5 है ना, क्योंकि मैं n की वैल्यू 5 लेके चल रही हूं। अब 5 जो है वो 0 से छोटा है नहीं है, राइट? 5 जो है 0 से बड़ा है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डायरेक्टली कहां जाएगा? लास्ट वाली स्टेटमेंट पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 प्लस एफ ऑफ n माइनस वन, n माइनस वन इज 4, तो एफ ऑफ 4 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 4 फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से चेकिंग होगी, क्या 4 0 से छोटा है? नहीं है। फिर से रिटर्न वाली स्टेटमेंट आएगी, तो आउटपुट में क्या आएगा? 4 प्लस एफ ऑफ 3। अब यहां पर क्या होता है ना कि जब भी रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आता है, ये जो फंक्शन कॉल्स है ये स्टोर होती हैं एक डेटा स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैक। तो ये हमारी क्या है? एक्स्ट्रा स्पेस है जो हम यूज करेंगे जब भी रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आएगा। आगे एक सेपरेट मॉड्यूल आएगा जहां पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर की बात कर रहे होंगे, वहां पर आप देखोगे कि हम किस तरह से स्टैक के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां जहां रिकर्जन है वहां वहां स्टैक है, वहां वहां एक्स्ट्रा स्पेस का यूज होगा ही होगा। किस लिए? द मेजर पर्पस इज टू स्टोर ऑल द फंक्शन कॉल्स। पर्पस क्या है? फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए हम जो है स्टैक को मेजरली यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि सबसे पहले हमने क्या कॉल किया था? हमने कॉल किया था एफ ऑफ 5, अगर पता याद हो तो n की वैल्यू 5 थी, उससे हमारे पास कॉल हुआ 5 प्लस f4। तो सबसे पहले आया एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 से हमने कॉल किया एफ ऑफ 4 को, एफ ऑफ 4 से हम कहां जा रहे हैं? एफ ऑफ 3 पे जा रहे हैं। अब एफ ऑफ 3 को फिर से जब हम कॉल कर रहे हैं तो अगेन 3 जो है वो बड़ा है 0 से, तो वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस एफ ऑफ 2। तो यहां पर एफ ऑफ 3 किसे कॉल करेगा? एफ ऑफ 3 कॉल करेगा एफ ऑफ 2 को। फिर से एफ ऑफ 2 पे अगर मैं फोकस करूं तो एफ ऑफ 2 किसको कॉल करेगा? 2 प्लस एफ ऑफ 1 को, तो एफ ऑफ 1 कॉल हो जाएगा। अब एफ ऑफ 1 किसे कॉल करेगा? 1 प्लस एफ ऑफ 0 को। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो, जब मैं बोल रही हूं 0, जब मैं बोल रही हूं n की वैल्यू 0 है, फिर से कोड पे चलते हैं, जैसे कि n की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 0। तो इस टाइम पे जब मैं एफ ऑफ 0 पे जा रही हूं तो आउटपुट में डायरेक्टली मेरे पास क्या आ रहा है? 0। तो 0 प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 में क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। इज एवरीवन एग्री विद मी? तो एफ ऑफ 1 में वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। तो एफ ऑफ 1 तो एग्जीक्यूट कंप्लीटली हो गया। अब देखो यहां पे तो हमें विजिबली दिख रहा है कि कौन सा फंक्शन कॉल अब आगे एग्जीक्यूट होगा, पर हमारी सिस्टम को कैसे पता कि एफ ऑफ 1 खत्म हो गया और अब एफ ऑफ 2 में जाना है? देख रहे हो, एफ ऑफ 1 खत्म हो गया तो वो डायरेक्टली जंप करेगा एफ ऑफ 2 पे। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये स्टैक की होती है, जिसे हम बोलते हैं लीफो।
इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिसने पहले कभी पढ़ा होगा तो उसे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिसने नहीं पढ़ा आने वाले सेशंस में क्लियर हो जाएगा। नो नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन कॉल सबसे आखिरी में गया वो सबसे पहले निकल गया, है ना। एफ ऑफ वन सबसे आखिरी में गया स्टैक के अंदर और सबसे पहले खत्म हो गया, क्योंकि एफ ऑफ वन में वैल्यू क्या आ गई 1। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू में क्या जाएगा 1 + 2 3, तो एफ ऑफ टू भी खत्म हो गया। अब क्या जाएगा एफ ऑफ 3, 3 + 3 6, तो एफ ऑफ 3 भी खत्म हो गया, एग्जीक्यूट कंप्लीटली हो गया। फिर जाएगा एफ ऑफ 4, 6 + 4 हो गया 10, तो एफ ऑफ 4 भी खत्म हो जाता है। और फिर हम लास्ट में जाते हैं एफ ऑफ 5 के अंदर, 10 + 5 कितना हो गया 15। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, स्टैक अल्टीमेटली खाली हो गया है, अब तो कुछ कॉल नहीं होगा और हमारा आंसर जो आ गया वो 15 आ गया इस पर्टिकुलर कॉल्स में। समझ में आता है। तो यहां पे अगर आप देखो तो जब मैं n की वैल्यू 5 ले रही हूं तो उस टाइम पे अगर आप देखो कितने स्टैक की स्पेस जा रही है 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली अगेन डिपेंडेंट किस पे है, n की वैल्यू पे। उतने नंबर ऑफ स्पेस तुम्हें स्टैक में लेनी पड़ेंगी और यही तो एक्स्ट्रा स्पेस हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो सिंपल सा आंसर ये होगा कि इट विल बी बिग O ऑफ n। क्योंकि अगर n की वैल्यू 15 होगी तो उस टाइम पे 15 लेवल्स स्टैक के बनेंगे, 20 होगी तो 20 लेवल्स बनेंगे, 100 होगी तो 100 लेवल्स बनेंगे। तो इट डिपेंड्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड दैट्स व्हाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। तो हमने क्या समझा इसमें, हमने ये समझा, पॉइंट टू नोट नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन इज कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सबसे पहले क्या है कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, किसी भी कोड को आइडियल कोड तब मानते हैं जब हमारे पास कोड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो, है ना। आइडियल कोड का मतलब क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी हैं कि प्रिया इट्स ओके दैट आइडियल कोड इज समथिंग जहां पे टाइम और स्पेस दोनों कम हो, लेकिन अगर हमारे को ऐसा कोई कोड मिले जहां पे या तो टाइम कम हो सकता है या स्पेस कम हो सकता है, मतलब कि एक ट्रेड ऑफ है। अगर मैं टाइम बढ़ा रहा हूं तो स्पेस कम हो रहा है और अगर स्पेस बढ़ा रहा हूं तो टाइम कम हो रहा है, उस ट्रेड ऑफ के अंदर मुझे क्या चूज करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? अगर मुझे दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है तो क्या मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए? प्रायोरिटी शुड बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्पेस तो ठीक है, वी कैन मैनेज एनी हाउ, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आज के टाइम पे, हार्ड डिस्क इतनी बड़ी बड़ी साइज की आने लगी हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, पर टाइम के लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इफ देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है और दूसरा बढ़ा रहे हैं तो पहला जो है घट रहा है। इफ देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ट्रेड ऑफ होता है तो उस केस में पर्टिकुलरली होगा क्या कि वी ऑलवेज प्रेफर टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। We always prefer to reduce the time complexity. अगर दोनों ही reduce हो सकते हैं, that's the best case. That's the ideal case, as I talked about. This is something which I am saying is the ideal case. But अगर मान लो ट्रेड ऑफ है दोनों के बीच में, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? हमें प्रेफरेंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देनी है। क्लियर है? तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया बिहाइंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि मैं सेशन में डिलीवर करना चाहती थी, और आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब आने वाली वीडियोस जिसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गए उसके लिए काफी इजी हो जाएंगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी उसमें मैं फिर से बात करूंगी कि बताओ इस क्वेश्चन में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस क्वेश्चन में क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो वो सब बातें तभी समझ में आएंगी जब ये पहले 2 लेक्चर्स आपको समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, तो इसी के साथ ही खत्म करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। आई होप ये वीडियो समझ में आया हो सबको। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, इट्स ओके, try to interact with me in the live sessions, doubt clearing sessions. I will for sure try to resolve it as soon as possible. इसी के साथ ही सेशंस को खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट्स को शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।